अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो लॉ गेट स्पेशल होने वाली है और इसमें मैं लॉ गेट के सिविल प्रोसीजर का जो कोर्स है उसको कवर करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक सजेशन भी है कि आप नोटबुक और पेन जो है उसको अपने पास रखें ताकि आप की पॉइंट्स को नोट करते जाएं। तो अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रीएम्बल से। इसमें वो कहता है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो लॉ है, जो सिविल प्रोसीजर कोड हम पढ़ रहे हैं, ये डील करता है किससे? कोर्ट्स ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन से। आपको ऑप्शन आ सकते हैं कि रेवेन्यू से डील करता है, सिविल से, क्रिमिनल से, किससे? तो आपको जो याद रखने की चीज़ है वो है सिविल जुरिस्डिक्शन के साथ ये डील करता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 1। वो डील करता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड से, कि इस जो लॉ है इसका नाम क्या है, ये कब बना, कब इन्फोर्स हुआ। तो इसमें वो कहता है दिस एक्ट मे बी साइटेड एज अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसमें हमने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि इस एक्ट का नाम है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। आम जबान में हम इसको सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी कहते हैं, जो कि गलत है, वो हम खुद से कहते हैं। बट जो ये लॉ हमें बताता है, हमने एमसीक्यूज में उसी पे ही टिक करना है, अपने से कोई भी टिक नहीं लगा के आना। तो इसमें उसने हमें साफ सेक्शन 1 में बता दिया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इस डेट का भी आपको ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे दो डेट्स बताई गई हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो डेट्स हैं। पहली डेट जो हमने याद रखनी है वो है 21 मार्च 1908, जब ये कानून पास हुआ, जब ये कानून बना। वो क्या डेट है? 21 मार्च 1908। और ये लॉ इन्फोर्स कब हुआ? फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909। 1909 में इस पे अमल दरामद हुआ। 21 मार्च 1908 को ये बना और 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1909 को ये लॉ जो है उस पर अमल दरामद हुआ, उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान पे एक्सटेंड करता है, यानी कि इसकी जो इन्फोर्सिबिलिटी है वो पूरे पाकिस्तान पे है। इस पे भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उसको कहाँ तक, उसका स्कोप कितना है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आप पंजाब में रहते हो, सिंध में रहते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हम किस प्रोविंस पे लगाएं। ये जनरल लॉ है, ये पाकिस्तान पे डील करता है, ये पूरे पाकिस्तान पे इन्फोर्स करता है। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं जो कि है सेक्शन 2। अब यहाँ पे आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि सिविल प्रोसीजर कोड का कौन सा सेक्शन जो है वो डेफिनेशन क्लॉज से डील करता है। तो आपने उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 2 जो है वो डील करता है डेफिनेशन क्लॉज से। नेक्स्ट अब हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ आपको इन डेफिनेशंस में याद रखने वाली है। डेफिनेशन का सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 डील करता है कोड से रिलेटेड। कोड इंक्लूड्स रूल। इसमें आपको याद रखने की बात यह है कि कोड्स में रूल्स शामिल हैं। हमारे पास सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 है जो डील करता है डिक्री के साथ। डिक्री मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि अदालत जब एक केस चलने के बाद एंड पे जो अपना फैसला सुनाती है, जो अपना फैसला देती है, वो होता है डिक्री। अब इसकी हम वर्डिंग पढ़ते हैं और आप की पॉइंट्स जो है वो अपनी नोटबुक में लिखते रहें। इसमें वो कहता है डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। डिक्री जो है वो क्या है? फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसकी? एडजुडिकेशन की। जो क्या करती है? विच कॉन्क्लूसिवली डिटर्मिन्स द राइट ऑफ द पार्टी। जो पार्टीज के राइट को कॉन्क्लूसिवली, कॉन्क्लूसिव होता है हतमी तौर पे कि उसके बाद कोई भी और गुंजाइश नहीं बचती, कॉन्क्लूड कर देती है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी में केस चल रहा है कि ये मिस्टर ए कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है और मिस्टर बी कहता है प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन अदालत सारा ट्रायल चलाने के बाद फैसला करती है कि ये जो
प्रॉपर्टी है वो मिस्टर ए की है। तो यहाँ पे अदालत ने कॉन्क्लूसिवली हतमी तौर पे ये डिसाइड कर दिया कि भाई बी का कोई राइट नहीं है, ए की प्रॉपर्टी है। तो वो जो फैसला है वो है डिक्री, और वो है फॉर्मल एक्सप्रेशन जो क्या करती है, कॉन्क्लूसिवली डिटरमिन कर देती है पार्टीज के राइट को, किससे, विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी होता है लड़ाई झगड़ा, झगड़े के अंदर किसी भी एक मैटर पे या सारे मैटर्स पे किसी पार्टी का राइट को कंक्लूसिवली डिक्लेयर कर देना होता है डिक्री। अच्छा, उसमें उसने कहा है इट शैल आल्सो बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। जब कोर्ट हमारी प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है, ऑर्डर 7 रूल 11 में हमने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पढ़ा है, इसमें वो कहता है कि अगर कोर्ट हमारी प्लेंट को रिजेक्ट कर देती है तो वो भी एक डिक्री है, और डिक्री जो है वो अपीलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसने हमें सेक्शन बताया 144 और ऑर्डर 21 के ये कुछ उसने रूल्स बताए हैं 60, 98, 99, 101, 103। ये जो रूल्स हैं, ये जो ऑर्डर के रूल्स हैं, ये भी डिक्री कंसीडर होंगे। मतलब उसने ये बताया है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो भी डिक्री है, सेक्शन 144 का जो फैसला आएगा वो भी डिक्री है, और ये जो ऑर्डर 21 के ये जो रूल्स हैं इनमें भी, इनके अकॉर्डिंग भी अगर कोर्ट हमें फैसला देती है इन ऑर्डर्स के बाद, तो वो भी डिक्री में शामिल होंगे। डिक्री जो है वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी के रेंट से रिलेटेड। मिस्टर बी कहते हैं कि मिस्टर ए ने मेरी प्रॉपर्टी का रेंट देना है, और मिस्टर ए जो है वो कहते हैं कि मैंने तो सारा क्लियर कर दिया है पैसा, तो मैंने कोई रेंट नहीं देना। अब यहाँ पे अदालत ने ये डिसाइड करना है कि क्या मिस्टर ए ने मिस्टर बी का पैसे देने हैं, रेंट देना है, और अगर देना है तो वो कितना होगा। तो यहाँ पे अगर अदालत इस पॉइंट पे एग्री हो जाती है कि वाकई ही मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पैसे देने हैं, तो ये प्रिलिमिनरी डिक्री होगी, और ये डिक्री फाइनल तब होगी जब अदालत इस चीज़ पर भी क्लियर हो जाएगी कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए के कितने पैसे देने हैं। तो पूरा केस कंक्लूड होने से पहले अगर अदालत किसी इशू पे एग्री हो जाती है और उस पर अपना फैसला सुना देती है, और अभी तक केस बाकी पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ होना रहता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रिलिमिनरी डिक्री आ गई। इसके बाद भी कुछ चीज़ें अदालत ने डिसाइड करनी है, फाइनली केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसने ये बताया है कि क्या चीज़ डिक्री नहीं है। उसमें उसने कहा है वो ऑर्डर जिसकी अपील हो सकती है वो ऑर्डर ऑर्डर ही रहेगा, वो डिक्री नहीं बन जाएगा। दूसरा उसने कहा है कि डिफ़ॉल्ट की वजह से जब कोई सूट डिसमिस हो जाता है तो वो भी डिक्री नहीं होता। नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अ डिक्री इज़ प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कम्प्लीटली डिस्पोज। इसका मतलब ये है कि जब एक सूट ने मज़ीद कम्प्लीटली डिस्पोज होना है तो उस केस को डिस्पोज ऑफ करने से पहले उस प्रोसीडिंग्स के दरमियान अदालत अगर किसी पॉइंट पे एग्री होती है, कोई फैसला सुनाती है, तो वो होता है प्रिलिमिनरी डिक्री। और ये प्रिलिमिनरी डिक्री फाइनल तब होगी जब फैसला पूरी तरह से अदालत कंक्लूड कर देगी, जब पूरा केस अदालत उस पर फैसला फाइनल दे देगी, वर्डिक्ट दे देगी कि भाई फलां बंदे का पूरा कंक्लूसिव राइट बनता है, तो फिर वो प्रिलिमिनरी डिक्री फाइनल डिक्री बन जाती है। इट मे बी पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। तो ये पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और पार्टली फाइनल भी हो सकती है कि आधा फैसला पहले आ गया, आधा बाद में आ गया। अब इस सेक्शन को मैं आपको इतने डिटेल से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैं इसको बिल्कुल भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पढ़ा रही, मैं मेरे माइंड में गैट की प्रिपरेशन है और मैं उसके हवाले से आपको क्लियर कर रही हूँ कि वो किसी तरह से भी एमसीक्यूज़ पूछ सकता है। पहला एमसीक्यूज़ यहाँ पे आ गया कि डिक्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है। वो आपको फिल इन दी ब्लैंक्स की शक्ल में भी पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट दे दी, कोई बीच में से इसने कोई चीज़ मिसिंग कर दी, कोई पॉइंट, और साथ उसने 4 ऑप्शन दे दिए कि अब बताएं कि इस ब्लैंक में क्या आना है। तो उस हिसाब से भी आपको इसको देखना पड़ेगा। तो डिक्री क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है एडजुडिकेशन की। एडजुडिकेशन होता है अदालती फैसला, और वो फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या करती है, कॉन्क्लूसिवली डिटरमिन करती है पार्टीज के राइट को, और वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट इसमें ब्लैंक बन सकती है, एमसीक्यूज बन सकता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री होता है या नहीं, तो आपने बताना है कि वो डिक्री होता है।
यहाँ पे एक और एमसीक्यूज बन सकता है कि क्या चीज़ डिक्री में इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे वो आपको ये स्टेटमेंट दे सकता है, और क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है कि डिक्री अपीलेबल है और ऑर्डर अपीलेबल नहीं है सिवाय उन ऑर्डर्स के जो हमें सीपीसी ने बता दिए हैं कि ये ऑर्डर्स अपीलेबल हैं, अदरवाइज ऑर्डर अपीलेबल नहीं होते। तो इसमें उसने कहा है कि ऐसा ऑर्डर जो अपीलेबल हो वो ऑर्डर ही रहेगा, फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये अपीलेबल है तो ये डिक्री बन गया। फिर उसने कहा है एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, तो अपील फ्रॉम एन ऑर्डर इज नॉट इंक्लूडेड इन डिक्री। नेक्स्ट इसमें एमसीक्यूज बन सकता है कि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट जो है वो डिक्री में इंक्लूडेड है या नहीं, तो उसमें आप ऑप्शन लगाएंगे कि नहीं इंक्लूड है। अगर हमारी प्लेंट डिफ़ॉल्ट की वजह से डिसमिस हो जाती है तो वो डिक्री नहीं होता। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में भी एमसीक्यूज बन सकता है, इसकी भी स्टेटमेंट आप अच्छे से पढ़िए। अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन। यहाँ पे फर्दर प्रोसीडिंग्स को भी एज एन ऑप्शन यूज़ कर सकता है वो, जहाँ फर्दर प्रोसीडिंग्स अभी कोर्ट ने करनी हो एक सूट के अंदर और उससे पहले किसी पॉइंट पे अगर अदालत डिक्री पास कर देती है, एक चीज़ पे फैसला दे देती है, तो वो प्रिलिमिनरी होता है। और ये भी ऑप्शन बन सकता है कि क्या डिक्री पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल हो सकती है, तो हो सकती है, यस इट कैन बी। तो यहाँ पे डिक्री को हमने इन डिटेल पढ़ लिया है क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। नेक्स्ट अब हम सेक्शन 2 का सबसेक्शन 3 पढ़ते हैं जो कि डील करता है डिक्री होल्डर से। डिक्री होल्डर ऐसा पर्सन होता है जिसके हक में अदालत फैसला सुनाती है कि इस बंदे का हक बनता है, इसके राइट पे है। यहाँ पे हम बेयर एक्ट की वर्डिंग पढ़ते हैं, इसमें वो कहता है डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर डिक्री हैज़ बीन पास्ड। ये चीज़ आपने रखनी है याद कि जिसके हक में, जिसकी फेवर में अदालत ने फैसला सुनाया हो वो होता है डिक्री होल्डर, और ये एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 4 को जो कि डील करता है डिस्ट्रिक्ट के साथ। अब जहाँ पे इस लॉ के अंदर, इस सीपीसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट का वर्ड यूज़ किया गया है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये होगा कि वो इलाका, वो लोकल लिमिट्स जहाँ पे सिविल कोर्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है, अपनी ओरिजिनल पावर्स को यूज़ कर रही है, वो होती है डिस्ट्रिक्ट। द लोकल लिमिट्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि वो लोकल लिमिट, वो इलाका जहाँ पे सिविल कोर्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन परफॉर्म कर रही है। और साथ ही साथ उसने इसको और एक्सप्लेन किया है, वो कहता है कि ऐसी लोकल लिमिट जहाँ पर हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन परफॉर्म कर रही है वो भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, और जहाँ पे सिविल कोर्ट अपनी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन परफॉर्म कर रही है वो इलाका, वो लोकल लिमिट्स भी डिस्ट्रिक्ट हो सकती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 4 जो कि डील करता है फॉरेन कोर्ट्स के साथ। फॉरेन कोर्ट्स का मतलब होता है ऐसी कोर्ट्स जो पाकिस्तान से बाहर बनाई। अब नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है फॉरेन, यानी कि हमारी कंट्री से बाहर किसी दूसरे मुल्क की अदालत। तो इसमें वो कहता है मीन्स अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की हदूद से, पाकिस्तान की लिमिट से बाहर जो कोर्ट है वो होती है फॉरेन कोर्ट। और उस कोर्ट को हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। हमारी जो अदालतें हैं, हमारी जो कोर्ट्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई हैं, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई हैं। लेकिन ऐसी कोर्ट्स जिसको हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया तो ऑब्वियसली वो हमारे मुल्क के अंदर नहीं होगी, ठीक है, वो होगी आउटसाइड द कंट्री, यानी वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने की हैं कि ऐसी कोर्ट जो सिचुएट करती हैं बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, और दूसरी कि फेडरल गवर्नमेंट ने जिसको एस्टैब्लिश नहीं किया वो होती है फॉरेन कोर्ट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 का सबसेक्शन 6 जो डील करता है फॉरेन जजमेंट के साथ। अब ये भी आपको पता चल गया होगा इसके नाम से, फॉरेन का मतलब कि हमारी कंट्री की लिमिट से बाहर किसी अदालत की जजमेंट या उसका जो फैसला है। तो मीन्स अ जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट, किसी फॉरेन कोर्ट की जजमेंट को हम कहते हैं कि ये फॉरेन जजमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 7 है जो कि डील करता है गवर्नमेंट प्लीडर के साथ। गवर्नमेंट प्लीडर जो होता है, प्लीडर ऐसा पर्सन होता है जो अदालत में जाके हमारे केस को रिप्रेजेंट करता है, केस को लड़ता है हमारे बिहाफ पे, जैसा कि हो गया वकील। गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब है एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन एक्सप्रेसली इम्पोज्ड बाय दिस कोड ऑन अ गवर्नमेंट प्लीडर। इसमें वो कहता है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को अपॉइंट करती है, क्यों अपॉइंट करती है? टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ
गवर्नमेंट प्लीडर कि वो गवर्नमेंट प्लीडर के फंक्शंस को परफॉर्म करे। कौन से फंक्शंस? जो इस कोड में एक्सप्रेसली बता दिए गए हैं। यानी इस कोड में, यानी सीपीसी में, एक गवर्नमेंट प्लीडर को कुछ काम, कुछ ड्यूटीज़ बता दी गई हैं कि गवर्नमेंट लीडर ने ये काम करने हैं। अगर उसके अलावा किसी भी पर्सन को प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, किसी ऑफिसर को, कि आप फॉर द टाइम बीइंग इस गवर्नमेंट लीडर की ड्यूटी सर अंजाम दें जो कि इस कोड ने बताई हैं, तो उस ऑफिसर को भी हम गवर्नमेंट प्लीडर ही कहेंगे। एंड आल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करती है कि वो गवर्नमेंट प्लीडर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे, या फिर गवर्नमेंट प्लीडर ही किसी पर्सन को कहता है कि तुम मेरी जो है वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करो, तो वो दोनों जो लोग होंगे वो गवर्नमेंट प्लीडर ही इंक्लूड होंगे, उनको गवर्नमेंट प्लीडर ही कहा जाएगा। तो इसकी आपने वर्डिंग याद रखनी है कि एनी ऑफिसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, किसके लिए? टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 8 जो कि डील करता है जज के साथ, कि जज कौन होता है। तो इसमें याद रखने की बात है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट, जो सिविल कोर्ट को प्रिजाइड कर रहा है, उसकी सरबराही कर रहा है, उसके ऊपर हेड है, वो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट, और उसको हम कहते हैं जज इन द लैंग्वेज ऑफ दिस कोड। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 2 का सबसेक्शन 9 जो कि डील करता है जजमेंट के साथ। जजमेंट मैं आपको जनरली बता देती हूँ पहले कि जजमेंट होता क्या है। हमने लॉ के अंदर कुछ इस तरह की टर्म्स पढ़ी हैं कि लिखा होता है कि रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, कि जज अगर कोई डिसीजन करता है तो उसको रीज़न साथ लिखना होता है। तो वो जो रीजनिंग होती है किसी भी डिक्री की, यानी कि जज ने कोई फैसला देना होता है तो वो ऐसे ही नहीं दे देता, उसमें उसने उसकी रीजनिंग भी लिखनी होती है कि वो ये फैसला कर रहा है तो वो उसकी वजह क्या है, उसकी रीजंस क्या हैं। तो वो जो रीजंस होती हैं उसको हम कहते हैं जजमेंट। तो इसमें उसने कहा है जजमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज, ऐसी स्टेटमेंट जो जज देता है ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, जो कि डिक्री और ऑर्डर की ग्राउंड बनती है। ऐसी स्टेटमेंट जो डिक्री और ऑर्डर की ग्राउंड बनती है, वजह बनती है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें राइट डिक्लेयर करना होता है, तो अदालत कहती है कि मिस्टर ए का राइट बनता है, लेकिन जो ये वजह लिखनी होती है कि क्यों राइट बनता है, अदालत को ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर ए का राइट बनता है, तो उसमें वो सारी सिचुएशंस लिखेगी, फैक्ट लिखेगी। तो वो जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होती हैं ना कि इस चीज़ के ऊपर मेरा फैसला बेस कर रहा है, जो कि जज लिखता है, वो होती है जजमेंट। तो जो जजमेंट होती है वो रीजनिंग होती है, और डिक्री जो है वो उसके ऊपर बेस करती है। पहले हमने पढ़ा डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर वो पर्सन होता है जिसके हक में कोई केस का फैसला दिया जाता है, कोई फैसला सुनाया जाता है, वो होता है डिक्री होल्डर के। लेकिन अब यहाँ पे हम पढ़े हैं जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर ऐसा पर्सन होता है जिसके खिलाफ या जिसके अगेंस्ट अदालत कोई फैसला सुनाती है। वो कोई भी हो सकता है, वो प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 2 का सबसेक्शन 11 है जो कि डील करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। अब यहाँ पे इस कोड के अंदर जहाँ पे भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे उसको डिफरेंट मैनर में कंसीडर किया जा सकता है। इसमें उसने कहा है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन, मीन्स कि ऐसा पर्सन जो किसी मरे हुए इंसान की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो रिप्रेजेंटेशन लीगल होनी चाहिए। नेक्स्ट उसने कहा है एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन, और उसमें वो हर इंसान शामिल है हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिजीज पर्सन, जिसका ताल्लुक या इंटरफेरेंस है डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी के साथ। इस बात का मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लीगल हेयर ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। लीगल हेयर कौन होता है? जिस तरह के एक मरा हुआ इंसान है तो उसकी औलाद हो गई, उसके माँ बाप हो गए, उसकी बीवी, तो वो सारे जो हैं वो लीगल हेयर्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ही जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। समटाइम्स जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं। जैसे कि बेशक उनकी ऑनरशिप नहीं है, उनको बाद में उस प्रॉपर्टी में से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, ऑनरशिप नहीं मिल रही, बट वो उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मीन्स कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसमें इंटरमेडल का मतलब होता है इंटरफेरेंस, जिसका कोई मुदाखलत हो, कोई ताल्लुक हो किसी मरे हुए इंसान की प्रॉपर्टी के साथ। तो वो एग्जीक्यूटर हो सकता है, जैसे विल का एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। नेक्स्ट उसने कहा है एंड वेयर अ पार्टी सूज और इज सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर,
इसका मतलब ये कि जहाँ पे किसी केस में बहुत ज़्यादा सारे प्लेंटिफ्स हों या बहुत ज़्यादा सारे डिफेंडेंट्स हों, तो फिर वो क्या करते हैं कि उनमें से एक या एक से ज़्यादा, दो या तीन लोग जो हैं वो बाकी लोगों के बिहाफ पे उस केस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जहाँ पे केस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर का हो, तो वहाँ पे भी जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है उस केस को, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द पर्सन ऑन होम द इस्टेट डिवॉल्व्स ऑन अ डेथ ऑफ द पार्टी सो सुइंग और सूड। इसका मतलब यही है कि अगर चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे वो डिफेंडेंट है, सुइंग और सूड, चाहे जो प्लेंटिफ है जो केस कर रहा है और चाहे जो डिफेंडेंट है जिस पे केस हुआ है, अगर उसको डिसीज्ड पर्सन के मरने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लीगल हेयर ही हो, यानी मरने वाले का कोई रिश्तेदार, बहन, भाई, औलाद, बीवी, ज़रूरी नहीं है कि वही हो, वो कोई और थर्ड पर्सन भी, स्ट्रेंजर भी हो सकता है। जिस तरह से अगर डिसीज पर्सन ने मरने से पहले 1/3 की हद तक किसी को अपनी प्रॉपर्टी विल कर दी हो। नेक्स्ट अब हम सेक्शन पढ़ लेते हैं, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 12, जो कि डील करता है मीन प्रॉफिट से। मीन प्रॉफिट का जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली डिस्पोजेस करके उसको, उसकी प्रॉपर्टी को उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, यानी किसी को उसकी प्रॉपर्टी से निकाल के उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, जो कि रॉन्गफुल है। ठीक है, उसका कोई हक नहीं बनता, कोई वो इंटाइटल्ड नहीं है, बट वो उसको निकाल के रॉन्गफुल पोजेशन उस प्रॉपर्टी की ले लेता है और फिर उस प्रॉपर्टी से कोई प्रॉफिट लेता है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उनके घर से डिस्पोजेस कर दिया रॉन्गफुली, उनको उनके घर से निकाल दिया और फिर उस घर को उन्होंने रेंट आउट कर दिया। अब उस प्रॉपर्टी से जो रेंट उनको मिल रहा है वो एज अ प्रॉफिट काउंट होगा। तो वो कहता है कि वो जो प्रॉफिट है वो मीन प्रॉफिट कहलाता है। तो इसका प्रोसीजर ये है कि वो कहता है कि फिर कोर्ट जो है वो उस रॉन्गफुल डिस्पोजेसर को, जिसको उस प्रॉपर्टी से निकाला गया है, उसको वो प्रॉफिट लेके देगा, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट। उस प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, बट वो इंटरेस्ट 6% एनुअल से ज़्यादा नहीं होगा। साथ ही साथ उसने ये बोला है, बट शेल नॉट इंक्लूड द प्रॉफिट ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन। इसका मतलब ये कि अगर उस रॉन्गफुल पोजेसर ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट की है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी का घर जो है वो उनसे लेकर कब्जा करके साथ ही उस घर में उन्होंने साइड पे एक शॉप बना ली है उनकी प्रॉपर्टी पे। अब उन्होंने उस घर को भी रेंट आउट कर दिया है और उस शॉप को भी। तो यहाँ पे जो घर का रेंट होगा वो होगा मीन प्रॉफिट, बट जो उन्होंने शॉप बनाई है, जो कि उस प्रॉपर्टी पे उन्होंने न्यू चीज़ जो इंट्रोड्यूस करवाई है, उस प्रॉपर्टी पे जो इम्प्रूवमेंट की है, उसका जो प्रॉफिट है वो मीन प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट से जो बेनिफिट मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, वो मीन प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन जो उस प्रॉपर्टी से एज इट इज़ उस प्रॉपर्टी से कोई प्रॉफिट उठाया जा रहा है, कोई फ़ायदा लिया जा रहा है, वो मीन प्रॉफिट में काउंट होता है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है कि मीन प्रॉफिट जो है वो किस सेक्शन में डिस्कस किया गया है। इसमें सेक्शन 2 का सबसेक्शन 12 जो है वो मीन प्रॉफिट से डील करता है और इसमें की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि रॉन्गफुल पोजेशन जो है किसी प्रॉपर्टी की और वहाँ से जो प्रॉफिट लिया जाता है वो मीन प्रॉफिट होता है। और इसके बाद इसमें जो इंटरेस्ट है वो भी रॉन्गफुल डिस्पोजेसर को लेके दिया जाता है उस प्रॉफिट के साथ। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट्स पे जो प्रॉफिट मिलता है वो मीन प्रॉफिट नहीं है, वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 4-5 जो एमसीक्यूज़ हैं वो इस सेक्शन में से बन सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 13 है, जो कि डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में ग्रोइंग क्रॉप्स भी इंक्लूडेड हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब ये जो फसलें जो ज़मीन में अभी तक उगी हुई हैं, उनको अभी तक काटा नहीं गया, बट वो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, अभी ज़मीन में ही अटैच हैं, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होती हैं। नेक्स्ट इसमें सेक्शन 2 का सबसेक्शन 14 है, जो कि डील करता है ऑर्डर के साथ। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। अदालत का ऐसा फैसला, ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसा डिसीजन जो कि डिक्री नहीं है। डिक्री हमने पढ़ा था कि जो किसी केस को कॉन्क्लूसिवली उसमें किसी का राइट डिटरमिन कर देता है, लेकिन जो ऑर्डर है वो कॉन्क्लूसिवली राइट को डिटरमिन नहीं करता, बट पार्टीज को बाउंड करता है। यानी कोर्ट ये कह देती है कि आप ये काम करो,
तो वो ज़रूरी नहीं है कि ये डिक्री हो, बट ये ऑर्डर जो है वो बाद में डिक्री बन सकता है, बाद में फाइनल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मिस्टर बी जो है वो कहता है प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी फिल वक्त के लिए मिस्टर ए के कब्जे में है और मिस्टर ए जो है वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर न्यू कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है। तो अभी वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, उसका केस चल रहा है कि कौन इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी का, कौन ऑनर है। तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर पास करेगी मिस्टर ए को कि आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना रोक दें। तो वो एक स्टे ऑर्डर होगा कोर्ट का। अभी ये फाइनल नहीं है, ये डिक्री नहीं है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस प्रॉपर्टी पे मिस्टर बी का राइट है, बट उसने एक ऑर्डर पास कर दिया जो कि डिक्री नहीं है, बट ये ऑर्डर जो है वो डिक्री बन सकता है। इसमें एमसीक्यूज ये बन सकता है कि कौन से सेक्शन में ऑर्डर को डिस्कस किया गया है। तो इसमें सेक्शन 2 का सब सेक्शन 14 जो है वो ऑर्डर से डील करता है और वो इस वर्ड डिक्री को भी एज एन ऑप्शन यूज कर सकता है। नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 15 है जो कि प्लीडर से डील करता है। इसमें वो कहता है मीन एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अपेयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट। ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट में अपेयर होता है और किसी के केस को रिप्रेजेंट करता है, उसको प्लीड करता है, उसको लड़ता है, तो वो पर्सन जो है वो प्लीडर होता है। और उसमें एडवोकेट इंक्लूडेड होते हैं, वकील और अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूडेड होते हैं। और यहाँ पे वो इन पॉइंट्स को एज एन ऑप्शन यूज़ कर सकता है, एडवोकेट, वकील एंड अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट को। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 2 का सब सेक्शन 17 है जो कि डील करता है पब्लिक ऑफिसर के साथ। यहाँ पे आपने मेरे इन बताए हुए पॉइंट्स को बहुत गौर से सुनना है और उनको की पॉइंट्स में आप लिख भी सकते हो, अपने माइंड में बिठाना है, क्योंकि ये एज एन ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। कोई भी स्टेटमेंट आपको दे के ये पूछा जा सकता है कि पब्लिक ऑफिसर कौन होता है या पब्लिक ऑफिसर में कौन कौन लोग इंक्लूडेड हैं। कभी ऐसे होता है कि कुछ ऐसे लोगों को भी बीच में वो ऑप्शन में नाम लिख देता है जो कि पब्लिक ऑफिसर नहीं होते, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले वो कहता है कि हर जज जो है वो पब्लिक ऑफिसर है। सेकेंडली उसने कहा है कि सिविल सर्विसेज का हर मेंबर जो है वो पब्लिक ऑफिसर है। थर्ड पे उसने कहा है कि मिलिट्री का, नेवी का, एयर फोर्स का हर कमीशन्ड और गेजेटेड ऑफिसर जो है वो पब्लिक ऑफिसर है। थर्ड पे उसने बोला है कि कोर्ट का हर ऑफिसर, कोर्ट ऑफ जस्टिस का हर ऑफिसर जिसको ये ड्यूटी दी हो कि वो किसी मैटर को, किसी फैक्ट को, लॉ को देखे, इन्वेस्टिगेट करे, किसी केस को, किसी केस की रिपोर्ट तैयार करे, जैसे कि कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि कोई भी पर्सन जिसको ये अथॉरिटी दी जाए, ऑर्डर दिया जाए कि वो कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रखे या उस डॉक्यूमेंट की तस्दीक करे। दूसरा उसने कहा है कि कोई ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट ये कह देती है कि आप इस सर्टेन प्रॉपर्टी को फ़रोग कर दो, मतलब कभी केस की ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, तो कोई ऐसा ऑफिसर अगर कोई कोर्ट अपॉइंट करती है तो वो भी पब्लिक ऑफिसर ही कहलाएगा। नेक्स्ट उसने बोला है कि कोई ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ को, किसी लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है, उसकी तशरीह कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, या किसी ऑर्डर को लिख रहा है। यानी हर बंदा तो ऑर्डर नहीं लिखता ना, जज ही ऑर्डर लिखता है, लेकिन अगर कोई क्लर्क है वो ऑर्डर लिख रहा है अंडर द सिग्नेचर ऑफ जज, वो पर्सन भी पब्लिक ऑफिसर ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद उसने कहा है कि हर वो बंदा जिसको कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहती है कि आप ये ड्यूटी सर अंजाम दो, वो पब्लिक ऑफिसर काउंट होता है। नेक्स्ट उसने कहा है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस, यानी कोई ऑफिसर ही होना चाहिए और उसको ये पावर दी गई हो कि वो किसी पर्सन को कन्फाइन करे, यानी उसको अपने अपनी कस्टडी में रखे। कन्फाइन करना होता है अपने पास कैद करके रखे, यानी ना। तो कन्फाइनमेंट के लिए अगर किसी पर्सन को एम्पावर्ड किया गया कि किसी को फॉर द टाइम बीइंग आप जो है वो अपनी कस्टडी में रखो, अगर उसको ये अथॉरिटी दी गई है, लॉफुल कन्फाइनमेंट होनी चाहिए, इलीगल कन्फाइनमेंट भी नहीं होनी चाहिए, तो वो पर्सन जो उसको कन्फाइन करेगा वो भी पब्लिक ऑफिसर ही होगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि हर वो ऑफिसर जो जुर्म की रोकथाम के लिए काम कर रहा है, मतलब ऑफेंस को प्रिवेंट कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑफेंडर्स को जस्टिस के लिए लेके आता है, और जो पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो भी पब्लिक ऑफिसर ही कहलाता है। नेक्स्ट उसने कहा है कि हर वो ऑफिसर जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे किसी प्रॉपर्टी को किसी से छीनता है या किसी प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, किसी प्रॉपर्टी को रखता है या उसको फैलाता है, उसको एक्सपेंड करता है, तो वो ऑफिसर जो है
वो भी पब्लिक ऑफिसर ही कहलाता है, बट उसने ये सारे काम गवर्नमेंट के बिहाफ पे करने होते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है जो सर्वे करता है, जो असेसमेंट करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैटर की इन्वेस्टिगेशन करता है, रिपोर्ट्स तैयार करता है, और जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट को कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट पहुँचाता हो, यानी कोई माली फ़ायदा जो है वो पहुँचता हो, और वहाँ पे वो पर्सन जो है गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई काम करता है, वो पब्लिक ऑफिसर कहलाता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एवरी ऑफिसर इन अ सर्विस और पे ऑफ और रेमोनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एंड पब्लिक ड्यूटी। और इसमें उसने कहा है कि जिसको गवर्नमेंट ने जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया हो, किसी जिस तरह सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको अपॉइंट किया होता है, उनकी स्पेशल ड्यूटीज़ होती हैं और उनको उनके लिए पे किया जाता है, रिमोनरेट दी जाती है, फीस दी जाती है। और उसके अलावा जिस तरह से लोकल कमीशंस होते हैं उनको कोई पब्लिक ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करने के लिए हायर किया जाता है। तो हर वो पर्सन जिसको गवर्नमेंट कोई स्पेशल काम करने के लिए अपॉइंट करती है वो भी पब्लिक ऑफिसर कहलाता है। तो ये जो सारी मैंने आपको कैटेगरीज बताई, ये पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं जो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 17 में एक्सप्लेन किए गए हैं, बताए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 19 डील करता है शेयर इन अ कॉरपोरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी ऑप्शंस बन सकते हैं। इसमें वो स्टेटमेंट दे के आपसे पूछ सकता है कि शेयर इन कॉरपोरेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। मीन्स कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर इन कॉरपोरेशन में इंक्लूडेड है। नंबर 1 स्टॉक, नंबर 2 डिबेंचर स्टॉक, नंबर 3 डिबेंचर, नंबर 4 बॉन्ड्स। ये सारे ऑप्शंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन है वो है सेक्शन 2 का सब सेक्शन 20, जो कि डील करता है साइंड के साथ कि साइंड का क्या मतलब है, साइंड में क्या चीज़ इंक्लूड होगी। जिस तरह से जजमेंट या डिक्री होती है तो उस पर जज के साइन होते हैं, तो उन साइन के अलावा उसमें स्टैम्प भी काउंट होती हैं कि ये भी एक साइन है। तो इसमें वो कहता है इन अ केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टैम्प। इसमें स्टैम्प भी शामिल है, उसके ऊपर एक स्टैम्प लगी होती है, टिकटें लगी होती हैं जो हम अक्सर देखते हैं, तो वो चीज़ें भी इसमें शामिल हैं साइंड में।